हेलो गाइस, सीए तेजस पंडित दिस साइड। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मैंने सीए फाइनल एसएफएम में एग्जामिशन कैसे लाया था और मैं मेरी स्ट्रेटेजी और मेरी पढ़ने का तरीका और छोटे छोटे टिप्स देने को आपकी पूरी कोशिश करूंगा और हो सकता है आपको इसमें से बहुत सारी चीजें यूजफुल हो और यू कैन यूज द सेम स्ट्रेटेजी इन योर स्टडीज एज वेल। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये वीडियो प्लीज एंड तक जरूर देखना और चाहिए तो ये वीडियो 1.25x या फिर 1.5x पे भी आप देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एसएफएम का सिलेबस वैसे देखा जाए तो सीए फाइनल के पूरे सब्जेक्ट्स 8 सब्जेक्ट्स में से सबसे कम सिलेबस देखा जाए तो है। मतलब आई एम नॉट टॉकिंग इन द टर्म्स ऑफ डिफिकल्टी लेवल या फिर वास्टनेस। जो स्टडी मॉड्यूल जो है बस एक छोटा सा मॉड्यूल है इतना, और बाकी के सब्जेक्ट्स का मॉड्यूल्स आपको भी पता होगा कि कितने सारे बड़े बड़े मॉड्यूल्स है। तो इसका मतलब ऐसा है क्या कि एसएफएम छोटा सब्जेक्ट है? तो नहीं, एसएफएम छोटा बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसा अगर आप सोच रहे होंगे कि एसएफएम का इतना ही मॉड्यूल है, ये इन लोगों के लिए बता रहा हूँ जिन्होंने अभी तक पढ़ाई करना एसएफएम का इतना स्टार्ट नहीं किया है या फिर एसएफएम थोड़ा लाइटली ले रखा है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि एसएफएम भी उतना ही वास्ट है जितना एफआर है। हो देखा जाए तो अगर आपको करना ही है डिटेल में घुस के, तो एसएफएम भी बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। तो प्लीज एसएफएम को ऐसा मत देखो कि मॉड्यूल इतना है तो टाइम भी इतना ही लगेगा। नहीं, मॉड्यूल इतना है तो टाइम मल्टीपल एक्स में लगने वाला है आपको। तो स्टार्ट करते हैं। एसएफएम में सबसे पहले आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज जिस पे फोकस कर रहे हैं वो है कॉन्सेप्ट्स। बिकॉज एसएफएम में क्या होता है, आईसीआई अलग अलग पैटर्न्स खेल रहा है आजकल। कभी कभी बहुत इजी पेपर दे रहा है या फिर कभी कॉम्प्लिकेटेड पेपर दे रहा है। अभी कॉम्प्लिकेटेड का मतलब क्या होता है और इजी का मतलब क्या होता है? इजी पेपर इजी कभी नहीं होता है। इजी पेपर इज कॉपी पेस्ट सम्स। जो सम्स आपके मॉड्यूल में दिए है या फिर जो सम्स सारे प्रीवियस पेपर्स में दिए थे, एमटीपी आरटीपी में दिए थे, वो सारे उठा के वापस आपको दे देंगे। तो उसका मतलब ये है क्या कि वो सम्स इजी है? नहीं, इजी तो वो सम्स भी नहीं है, लेकिन आपने वो देखे तो आप शायद अपने रट्टा मार लिए होंगे या तो आपको इतनी बार प्रैक्टिस करके वो आ रहे होंगे कि आपको पेपर इजी लगता है, लेकिन पेपर कभी इजी होता नहीं है। तो एक हो गया इजी कैटेगरी ऑफ द पेपर विच इज रिपीट क्वेश्चंस, एंड सेकंड कैटेगरी इज डिफिकल्ट पेपर। तो डिफिकल्ट पेपर में क्या होता है, आईसीआई क्या करेगा, अराउंड अप्रोक्सीमेटली 40 या फिर 50 मार्क्स, 35 to 40 पकड़ के चलते मार्क्स का पेपर सेम दे देगा, रिपीट। जो हमने बोला था ना, इजी कैटेगरी का पेपर दे देंगे, वो सेम क्वेश्चंस डाल देंगे और 62 आगे जितने भी मार्क्स बचते हैं उसका वो डिफिकल्ट पेपर डाल लेंगे। डिफिकल्ट मतलब क्या कि कहीं ये क्वेश्चन पहले पूछा नहीं गया था, ऐसा क्वेश्चन कहीं पे आपको मिलेगा नहीं, लेकिन वो कॉन्सेप्ट आपके मॉड्यूल में से ही मिलेंगे आपको, लेकिन उस पे वो क्वेश्चन बना के आपको दे देंगे। तो हमें कौन से पेपर के लिए कौन से पेपर के लिए हमें रेडी रहना चाहिए आपको लगता है? इजी पेपर के लिए कि डिफिकल्ट पेपर के लिए? ऑफ कोर्स डिफिकल्ट पेपर के लिए, क्योंकि इजी पेपर का कॉन्सेप्ट्स और सम्स हम तो वैसे भी करने वाले। तो डिफिकल्ट पेपर को आपको अगर टैकल करना है एग्जाम में तो यू नीड टू बी वेरी स्ट्रांग ऑन द कॉन्सेप्ट्स। तो जैसा मैंने पहले पॉइंट ही बताया है कि कॉन्सेप्ट से प्लीज दूर मत हटो एसएफएम के पेपर के लिए, और सम्स का भी इक्वल इंपॉर्टेंस है, वो मैं आगे जाके बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले अगर आप ये सोचो कि आपका एसएफएम का क्लास कब हुआ है, 1 साल पहले हुआ है, 6 महीने पहले हुआ है, 2 साल पहले हुआ है। अगर 1 साल से पहले आपका क्लास हुआ है तो ट्रस्ट में आपने बहुत सारी चीजें दिमाग से फेड आउट हो रही होंगी। अभी अब तक सारे कॉन्सेप्ट आप भूल गए होंगे। मतलब कितना भी कोशिश करो, आपको एक बार पढ़ने के बावजूद वो समझने वाला है नहीं, तो उसके लिए आपको लगेगा गाइडेंस। तो यूट्यूब पे बहुत सारे फैकल्टीज ने वीडियोस डाल रखे हैं, रिवीजन वीडियोस। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि जो जो टॉपिक्स आपको डिफिकल्ट जाते हैं या फिर जो टॉपिक्स का कॉन्सेप्चुअली यू आर नॉट स्ट्रांग और यू आर वेरी वीक, प्लीज स्टार्ट स्टडिंग इन अ पैटर्न कि आप सबसे पहले वीडियो देखोगे, कॉन्सेप्ट देखोगे और फिर सम्स पे जाओगे। तभी जाके आपको डिफिकल्ट पेपर अगर एसएफएम का आते हैं तो टैकल करने में बहुत आसानी जाएगी। तो ये तो मैंने बता दिया कॉन्सेप्ट से प्लीज दूर मत हटो, और सम्स पे मैं आऊंगा बाद में। फिर चलते एसएफएम का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, और जो अभी तक बहुत लोगों ने बोल भी दिया है और आपको भी पता होगा कि थियरी। अभी थियरी एसएफएम का बहुत लोग इग्नोर करते हैं। लोग लग जाते हैं कॉन्सेप्ट्स में, लोग जाते हैं सम्स के प्रैक्टिस में, दिन भर सम्स प्रैक्टिस करेंगे, पूरे पेज भर के प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन 20 मार्क की जो थियरी आती है एसएफएम की उसको इग्नोर करते हैं कि कौन करेगा थियरी। आया तो कुछ तो लिख ही लूंगा मैं, तो कुछ तो लिख लोगे तो 20 में से आपको 2-3 मार्क मिलेंगे। ट्रस्ट में, अगर आप एग्जैक्ट भी लिखते हो ना, एग्जैक्ट पॉइंट्स, अगर बस बुलेट पॉइंट्स भी लिखते हो ना, तो भी आपको फुल मार्क्स मिलने वाले। लेकिन आपका छोटा सा इग्नोरेंस या फिर आपका छोटा सा निग्लिजेंस टुवर्ड्स थियरी कैन कॉस्ट यू 20 मार्क्स। एट द सेम टाइम इफ यू इन्वेस्ट अ वेरी लिटिल टाइम इन थियरी ऑल्सो, नो यू कैन गेट वेरी गुड मार्क्स और यू कैन स्कोर एग्जाम्शन। मुझे एग्जाम्शन थियरी की वजह से ही आया है। मैं अभी बोलना चाहता हूँ कि थियरी की वजह से ही मुझे एग्जाम्शन आया है एसएफएम में। थियरी हेल्प मी अ लॉट। तो देखा जाए तो थ्योरी के ये कुछ चैप्टर्स हैं जो आपको मैं बताना चाहूंगा कि इसमें से थ्योरी आपको मिलने ही वाली है या फिर हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी की थ्योरी आपको इन चैप्टर्स में से मिल सकती है। तो थ्योरी का कैसा होता है, 5 क्वेश्चंस आते हैं थ्योरी के, 4 मार्क के 5, 4 × 5 = 20 मार्क्स, राइट। तो आपको कोई भी
पांच क्वेश्चंस में तो कोई भी 3 क्वेश्चंस तो ऐसे मिलेंगे कि जो ये आगे वाले जो है चैप्टर्स बताने जाने वाला हूं उनमें से तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन 4 मार्क के 2 क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं कि जो ये चैप्टर छोड़ के बाकी के जो प्रैक्टिकल चैप्टर्स है ना, प्रैक्टिकल चैप्टर्स बड़े बड़े सम्स मिलेंगे आपको उसमें से भी टेस्ट किए जा सकते हैं। तो नॉट नेसेसरी कि थियरी विल बी आस्क्ड फ्रॉम द थियरी चैप्टर्स ओनली, थियरी कैन बी आस्क्ड फ्रॉम द प्रैक्टिकल चैप्टर्स ऑल्सो, बट नॉट द फुल थियरी। सो प्लीज डरो मत कि अरे 20 मार्क की थियरी है तो मैं क्या मतलब इधर ही मार्क लूज हो गए, मैं थियरी करते बैठू कि सम्स करते बैठू, नहीं। 20 मार्क की थियरी है तो आई कैन अंडरस्टैंड 8 मार्क की थियरी आएगी किसी और चैप्टर में से, डिफिकल्ट वाले चैप्टर्स में से, जिसमें से आपने थियरी की नहीं होगी या फिर बस प्रैक्टिकल पे फोकस किया होगा। लेकिन 12 मार्क्स की थियरी ऐसी जरूर होने वाली है इन चैप्टर्स में से जो आपको 12 में से 12 आनी ही चाहिए, बिकॉज ये चैप्टर्स जो मैं बताने जा रहा हूं वो थियरी चैप्टर्स ही है। अगर वो भी आप इग्नोर करते हो तो फिर आपका स्कोर थियरी में कम हो जाएगा और टोटल स्कोर आपका एसएफएम में कम हो सकता है। तो स्टार्टअप फाइनेंस में एवरी एग्जाम यू विल गेट अ क्वेश्चन, 4 मार्क्स श्योर शॉट इन योर पॉकेट। स्टार्टअप फाइनेंस करने में आपको 2 घंटे लगेंगे बाय हार्ट करने में, बस ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला, ट्रस्ट मी। स्टार्टअप फाइनेंस का बुक अभी टाइमर लेके भी आप बैठते हो ना तो 2 घंटे में आपका स्टार्टअप फाइनेंस पूरा रट्टा मार के हो जाएगा, सारे बुलेट पॉइंट्स है उसमें। तो स्टार्टअप फाइनेंस एक है सिक्योरिटाइजेशन का चैप्टर, फिर फाइनेंशियल पॉलिसी एंड कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी चैप्टर नंबर 1, वो तो पूरा थियरी चैप्टर ही है, तो आपको उसमें कुछ दिमाग लगाना ही नहीं है, बस बड़े बड़े पैराग्राफ्स है लेकिन उस चैप्टर में बुलेट पॉइंट्स नहीं है, तो वो उसका थोड़ा ड्रॉबैक है। तो उसमें आपको खुद के बुलेट पॉइंट्स बनाने पड़ेंगे ब्रैकेट लगा के या फिर अंडरलाइन करके। फिर एक चैप्टर है रिस्क मैनेजमेंट, फिर सिक्योरिटी एनालिसिस। ठीक है, वापस बताता हूँ, स्टार्टअप फाइनेंस, सिक्योरिटाइजेशन, फाइनेंशियल पॉलिसी एंड कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी, रिस्क मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी एनालिसिस। तो ये चैप्टर में से थियरी आपको जरूर मिलने वाली है मिनिमम 12 मार्क्स की, मतलब मैं कहना चाहता हूँ 4 मार्क के 3 क्वेश्चन इसमें से आने ही वाले हैं। ये छोड़ के भले 20 मार्क का टोटल क्वेश्चन भी इसमें से आ सकते हैं, लेकिन ये छोड़ के अगर 8 मार्क का आपको लगता भी है, बेनिफिट ऑफ डाउट हम दे देंगे कि किसी और चैप्टर में से आ गई तो उसमें से हम कुछ ना कुछ तो लिख लेंगे। 8 मार्क में से हमें 3 मार्क भी मिल गए तो भी इधर होगा ना 15 मार्क्स, तो 20 में से 50 मार्क्स 75% हमें इधर स्कोर कर लिया थियरी में। तो प्लीज ये चैप्टर थियरी में से इग्नोर मत करो, इन चैप्टर्स की थियरी आपकी बाय हार्ट होनी चाहिए एंड इट शुड बी योर स्ट्रॉन्ग पॉइंट, इट शुड बी योर कोर। ठीक है, तो ये छोड़ के सारे चैप्टर्स है उसमें से थियरी आपने आपके ऊपर डिपेंड है कि अगर वो उसमें भी घुस के आप थियरी करना चाहते हो कि नहीं। लेकिन एक इजी पॉइंट मैं आपको बता देता हूं, ये चैप्टर छोड़ के जो भी चैप्टर्स बचते हैं उसकी थियरी आप देखने जाओ तो कहां पे आपको बुलेट पॉइंट्स दिखेंगे, जैसे म्यूचुअल फंड्स या फिर स्टार्टअप फाइनेंस चैप्टर में भी बहुत से बुलेट पॉइंट्स है, बोल्ड में लिखे होते हैं एसएफएम के मॉड्यूल में। तो ये चैप्टर छोड़ के, थियरी के चैप्टर छोड़ के प्रैक्टिकल चैप्टर्स में से बुलेट पॉइंट्स वाले जो थियरी के पॉइंट्स है ना वो देख लो, उसमें से कुछ ना कुछ तो क्वेश्चन डायरेक्टली आ सकता है। ठीक है, तो एक तो थियरी के चैप्टर्स हमें करनी ही है। थियरी के चैप्टर्स छोड़ के जो चैप्टर्स बचते हैं जिसमें थियरी का कुछ सवाल ही नहीं है या फिर प्रैक्टिकली करते हैं जनरली लोग, लेकिन उन चैप्टर्स में से भी आपको बुलेट पॉइंट्स देखना है कि कहां पे बुलेट पॉइंट्स दिए हैं, तो वो बस आपको याद करके जाना है। क्या पता उसमें से भी आ सकता है वो 8 मार्क्स जो मैंने बताया। ठीक है, तो ये तो हो गया थियरी। तो अभी आते हैं प्रैक्टिकल की तरफ। तो प्रैक्टिकल में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर मुझे लगता है, बहुत कोई बोलेगा ही नहीं कि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ट्रस्ट में, आप कोई भी यूट्यूब वीडियो खोल लो कोई बोलेगा ही नहीं कि म्यूचुअल फंड इंपॉर्टेंट है, लेकिन मेरे हिसाब से म्यूचुअल फंड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट मार्क्स गिविंग चैप्टर फॉर यू। प्लीज डोंट इग्नोर म्यूचुअल फंड्स। बहुत छोटा चैप्टर है, कम से कम 40 ज्यादा से ज्यादा 40 सम्स होंगे उसमें, और आईसीए का एक ड्रॉबैक है कि हर बार वो 40 सम में से ही कोई ना कोई सम वापस आपको पूछने वाला है। म्यूचुअल फंड्स में दे आर नॉट गोइंग टू डू एनी न्यू इन्वेंशन ऑफ एनी सम, भले वो सम का छोटा सा कुछ तो माइनर चेंज करेंगे, लेकिन फिर भी आपको उस सम सॉल्व करने का पूरा आपका नॉलेज होगा बेस्ड ऑन द 40 सम्स। तो म्यूचुअल फंड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। सबसे पहले म्यूचुअल फंड्स पे फोकस लाओ, म्यूचुअल फंड्स पे आपका ग्रिप लाओ। म्यूचुअल फंड से 8 मार्क्स का क्वेश्चन जरूर मिलता है, हर एग्जाम में मिलता है, मॉक टेस्ट पेपर में मिलता है। तो म्यूचुअल फंड में से क्वेश्चन पूछने जाने वाला है, और वो क्वेश्चन वही होगा जो अभी तक पूछा गया है, या फिर रिपीट क्वेश्चन होगा, या तो मॉड्यूल से होगा या तो कोई पुराना क्वेश्चन पेपर में से आपको उठा के दे देंगे। तो म्यूचुअल फंड प्लीज इग्नोर मत करो कि बाद में देखता हूं। म्यूचुअल फंड शुड बी कि म्यूचुअल फंड में से कोई भी सम आया ना तो यू शुड बी एबल टू सॉल्व इट 100% with 100% एक्यूरेसी एंड यू शुड गेट 8 on 8 मार्क्स इन दैट क्वेश्चन। ठीक है, तो म्यूचुअल फंड प्लीज इग्नोर मत करो। ये छोड़ के जो बाकी के चैप्टर्स है जो इंपॉर्टेंट लोग जनरली बोलते हैं वो तो सेम रहने वाले हैं। फॉरेक्स है, डेरिवेटिव्स है, सिक्योरिटी वैल्यूएशन, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट वैल्यूएशन, इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये सारे चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, ए कैटेगरी बोल सकते हो। ये चैप्टर छोड़ के जो भी चैप्टर बचते हैं वो सारे बी कैटेगरी है। एसएफएम में आपको कुछ छोड़ के जाना नहीं है, हर एक चैप्टर में से आपको कुछ ना कुछ तो मिलने ही वाला है क्वेश्चंस। तो चैप्टर्स भी कम है एसएफएम के, भले ही वास्ट है लेकिन कम है, तो यू हैव टू कवर एवरी चैप्टर, बट दिस शुड बी योर प्रायोरिटी। म्यूचुअल फंड्स, फॉरेक्स, डेरिवेटिव्स, सिक्योरिटी वैल्यूएशन, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट,
कॉर्पोरेट वैल्यूएशन एंड इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अभी इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट में क्या प्रॉब्लम होता है कि 4 से 5 समय उसमें बहुत लेंदी सम्स और बहुत कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस दे रखे हैं उसमें, तो उसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया तो भी चलेगा। ऐसे आते जाते या फिर जब आपको बोर होता है इवनिंग में या फिर आफ्टरनून में, जब भी आपको बोर होगा तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट का वो बड़े बड़े सम्स दिए ना एसएफएम के मॉड्यूल में, तो उसमें से कोई भी एक सम उठाओ, स्टार्ट से एंड उसका फ्लो देखो और फिर छोड़ दो, उस पर ज्यादा दिमाग लगाओ मत। उसमें से सम आया तो भी वही सम्स आने वाले, लेकिन अभी तक बहुत टाइम हो गया वो सम्स बड़े सम्स आते हुए, लेकिन अगर उसमें आपको बहुत डिफिकल्टी आ रही है तो उस पर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया तो भी चलने वाला है। ठीक है, तो एसएफएम के लिए इतना ही था। आपको पता है एक क्वेश्चंस होते हैं एंड एक थ्योरी होती है, तो मैंने दोनों का बता दिया, एबी एनालिसिस भी आपको बता दिया और फिर थ्योरी का भी आपको बता दिया। तो अभी लेट्स मूव टू हाउ टू स्टडी एसएफएम। तो एसएफएम की बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स है जो आपको अगर आप फॉलो करोगे तो आपको जरूर एग्जाम्शन मिलने के बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे। और एसएफएम में कैसा होता है, हर एक चैप्टर में आपको बहुत से फॉर्मूलेज मिलने वाले। तो हम क्या करते हैं कि एसएफएम में बहुत फॉर्मूलेज है, हाँ पता है बहुत फॉर्मूलेज है, ठीक है कर लिए मैंने सारे, हर एक जगह पे माइंड मैपिंग कर लिया, याद रख लिए, लेकिन क्या आपने वो सारे फॉर्मूलेज एक जगह पे लाया है? क्या नहीं लाया, मुझे पता है अभी तक आपने वो बुक नहीं बनाया। तो मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, मैंने एक एसएफएम की थियरी की नहीं अपना फॉर्मूलाज की एक बुक बनाई थी, तो एक मिनट में दिखाता हूँ। ये देखो अभी फॉर एग्जांपल IRRM दिख रहा है, तो IRRM के फॉर्मूलेज ऐसे मैंने लिख लिए, फिर मर्जर के इतने फॉर्मूलेज है, फिर डेरिवेटिव्स के इतने फॉर्मूलेज है। तो आप बोलोगे ये फॉर्मूले कहां से मिले तुझे? तो ये कहां से मिले नहीं है मुझे, बस एसएफएम का मॉड्यूल जो भी स्टडी मटेरियल मैंने यूज किया वो, और एसएफएम के क्वेश्चंस, तो क्वेश्चंस में से भी फॉर्मूले उठा के मैंने एक जगह पे लिख दिए, और फिर मॉड्यूल में से भी जो जो फॉर्मूले मुझे दिखते गए वो मैंने लिख लिए, बिकॉज एग्जाम के 1.5 डे पहले आपको यही यूज होने वाला है कि कहाँ पे कौन से फॉर्मूलेज है। तो मैं जस्ट आपको एक जनरल नॉलेज के लिए बताता हूँ, कभी आपने इसके बारे में सोचा भी नहीं होगा कि कौन से चैप्टर में कितने फॉर्मूलेज है। आपको ये पता होगा कि फॉर्मूलेज है बहुत जगह पे अलग अलग फॉर्मूले दिए हुए, लेकिन कितने फॉर्मूलेज है तो एक बार मैंने बताता हूँ, क्योंकि मैंने वो खुद ने वो एक्सरसाइज कर रखा है। तो म्यूचुअल फंड में अराउंड 11 फॉर्मूलाज आपको मिलेंगे, म्यूचुअल फंड एक चैप्टर में अराउंड 11 फॉर्मूलाज मिलेंगे। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में सबसे ज्यादा फॉर्मूलाज है, अराउंड 50 फॉर्मूलाज यू विल फाइंड इन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। इक्विटी में 36 फॉर्मूलाज है, फॉरेक्स में 20 है, बॉन्ड्स में 10 फॉर्मूला है, डेरिवेटिव चैप्टर में 10 फॉर्मूला है, IRRM करके एक टॉपिक है उसमें 4 फॉर्मूला है, और फिर म्यूचुअल फंड्स में 4 फॉर्मूले। तो ये जो 50 और ये सब मैं बोल रहा हूँ ना, तो हर एक सम में से फॉर्मूला मैंने उठा के लिया है। कई बार एक ही फॉर्मूले के 2 डेरिवेटिव्स होते हैं, एक ही फॉर्मूला के 2 डेरिवेशंस होते हैं, तो दोनों फॉर्मूला मिला के मैंने अलग अलग लिखे थे, क्योंकि कोई सम में एक फॉर्मूला यूज होता है तो कई दूसरे सम में उसी चीज का अलग फॉर्मूला यूज होता है। तो ऐसे फॉर्मूलाज का एक बुक मैंने बनाया था, वो बुक कहीं और से नहीं लिखा गया है, बस वो बुक समस के फॉर्मूला ही उठा के मैंने एक जगह पे लिख दिए। जैसे जैसे मैं सम करते गया वैसे वैसे मैंने फॉर्मूले लिखते गया, जहां पे मुझे कहीं नया फॉर्मूला मिल गया मैंने वो लिख लिया। तो आप भी वो एक्सरसाइज कर सकते हो, चाहे तो इसका एक पीडीएफ बना के मैं भी देखता हूँ कैसे दे सकता हूँ आपको, या तो डिस्क्रिप्शन में आप तो गूगल ड्राइव का लिंक दे दूंगा, लेकिन इसका स्कैन करके मैं आपको देने की कोशिश जरूर करूंगा। लेकिन तब तक आप जो भी चैप्टर स्टार्ट कर रहे हो तो वो चैप्टर में कितने फॉर्मूले चाहिए सबसे पहले देख लो। ऐसे बहुत से चैप्टर मिलेंगे, 1-2 चैप्टर आपको मिलेंगे उसमें फॉर्मूला है ही नहीं, तो वहां पे खुश हो जाना कि यार इसमें चलो कोई फॉर्मूला याद नहीं रखने। लेकिन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट ये चैप्टर में बहुत फॉर्मूलाज है, तो जब तक आप वो सारे फॉर्मूलाज एक जगह पे इकट्ठा नहीं लिखोगे तब तक आपको कंफर्ट नहीं आएगा फॉर्मूलाज पे। ठीक है, तो अब ये आते हैं सम्स की तरफ। तो जैसे मैंने पहले बताया कॉन्सेप्ट यू शुड बी स्ट्रॉन्ग, बट आफ्टर सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम एग्जाम के लिए आपको कॉन्सेप्ट जितने इंपॉर्टेंट है ना एसएफएम में, उतने ही इंपॉर्टेंट सम्स है। तो अभी आप बोलोगे कि हाँ कॉन्सेप्ट मुझे आ गया तो सम तो आ ही जाएगा ना। तो जैसे तूने पहले बताया कि वी विल फोकस मोर ऑन कॉन्सेप्ट्स, वी हैव टू बी कॉन्सेप्चुअली वेरी स्ट्रॉन्ग। कॉन्सेप्ट आता है तो सम आ ही जाएगा, लेकिन एसएफएम में एक थोड़ा ट्विस्ट है, भले ही आपको कॉन्सेप्ट आता है लेकिन सम आप नहीं कर पाओगे बहुत बार। ऐसा क्यों? बिकॉज उनका आईसीआई का एक्सपेक्टेड आंसर हर एक सम में सेम सम का सेम कॉन्सेप्ट का अलग अलग उनका सजेस्टेड आंसर भी रहता है। अगर आप सजेस्टेड आंसर नहीं लिखोगे, कोई और फैकल्टी का कुछ और आंसर लिख के आओगे तो आपको 0 मार्क्स मिलने वाले। तो कहीं पे आपको बहुत जगह पे ऐसा मिलेगा कि एक ही सम अलग अलग जगह पे अलग अलग स्टाइल से सॉल्व किया गया है। तो आप बोलोगे कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग होके भी क्या फायदा फिर? एग्जैक्टली, कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग होके एसएफएम में इतना भी फायदा नहीं है। तो आपको अभी अगेन आई एम चेंजिंग माय स्टेटमेंट कि कॉन्सेप्ट तो उतना इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन सम्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक बार अपने कॉन्सेप्ट्स पे पूरा फोकस ले लिया, एक बार कॉन्सेप्ट्स पे आपने पूरा ग्रिप ले लिया, नाउ फॉरगेट अबाउट कॉन्सेप्ट्स, नाउ स्टार्ट फोकसिंग ऑन सम्स, बिकॉज हर एक सम अलग होने वाला है और आपको हर एक सम मिनिमम 2 टाइम्स प्रैक्टिस करना है। मैंने भी वो चीज की है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, और सब लोग करते हैं कि एक सम एक बार सॉल्व करने से कुछ नहीं होने वाला है।
सॉल्व बाय सॉल्व आई मीन या तो सॉल्व कर लो या तो देख लो, टाइम कम है तो, या तो ऊपर ऊपर से ऑडिट कर लो, लेकिन एवरी सम मस्ट गो फ्रॉम योर आइज एटलीस्ट ट्वाइस, 2 बार तो आपको देखना ही है, ठीक है। तो सम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने बताया कॉन्सेप्ट तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन एसएफएम में कॉन्सेप्ट से 1% ज्यादा इंपॉर्टेंट सम्स है, बिकॉज सम्स का ग्रिप आपका होना बहुत जरूरी है। एग्जाम में अगर सम आता है तो आपको तुरंत याद आ जाता है कि यार ये सम वहां से पूछा गया है, और आपको उसके स्टेप्स आ जाते हैं और यू कैन सॉल्व। और कहीं पे उन्होंने कुछ एडिशनल क्वेश्चन पूछ लिया, क्वेश्चन का सब पार्ट बना लिया विच इज बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट, देन द कॉन्सेप्ट विल हेल्प यू, बट डोंट इग्नोर सम्स, यू हैव टू डू ईच एंड एवरी सम फ्रॉम एनी मॉड्यूल दैट यू आर रेफरिंग टू, किसी भी फैकल्टी का हो, कोई भी सम छोड़ो मत कि यार ये सम थोड़ा बड़ा लग रहा है, छोड़ो यार कंफ्यूजिंग है, नहीं, कहीं भी कौन सा भी सम ऐसे पूछ सकता है। तो एसएफएम में एक छोटा सा ड्रॉबैक है कि आपको एक टॉपिक का एक सम आ गया तो चलो बाकी के सम नहीं देखता, इस चैप्टर का इस कैटेगरी का मुझे ये आ गया ना, ठीक है, बाकी के भी सेम ही होंगे, नहीं, हर एक सम अलग अलग होता है एसएफएम का। तो यू हैव टू फोकस ऑन एवरी सम, एवरी मींस एवरी सिंगल सम आपको करना है, ट्रस्ट मी प्लीज, ठीक है। तो अलग अलग क्वेश्चन से एक बार आप कर लोगे तो सेकंड टाइम जब करोगे ना तो उसमें से बहुत से सम्स आपको इजीली याद आ जाएंगे कि अरे हाँ याद आ गया, इजी आता है, तो उस बार आपको उसी जगह पे मार्किंग करना है। तो मैंने कैसे किया था, पेजेस बनाए थे, अलग अलग चैप्टर वाइज पेजेस बनाए थे, उस पेजेस पे सम कितने सम्स है उस चैप्टर में वो लिख लिया था मैंने। फॉर एग्जांपल म्यूचुअल फंड्स में 40 सम्स है, तो मैंने 1 2 3 4 ऐसा करके 40 लिखा, और हर एक सम के आगे लिखा इजी, तो मैंने ऐसे अलग अलग चीजें लिखी थी, दिस सम इज फॉर्मूला बेस्ड, न्यू स्टेप्स, कांट अंडरस्टैंड, डिफरेंटली सॉल्व्ड, लास्ट डे रिवीजन, ऐसे अलग अलग चीजें लिख के रख दी थी। कहां पे लिखा था, नो नीड टू डू अगेन, मतलब इतना कॉन्फिडेंस आपको खुद पे आ जाता है कि दैट सम यू डोंट नीड टू डू अगेन, तो वहां पे लिख दो नो नीड टू डू अगेन। तो एक पेज पे से सम्स के नाम आगे ये लिख लो कि दिस सम इज बेस्ड ऑन दिस सम इज बेस्ड ऑन दिस, कांट अंडरस्टैंड, मस्ट रीड, डोंट रीड, डू नॉट सॉल्व अगेन, वेरी इजी, मुझे आता है, आपके लैंग्वेज में कहीं पे भी लिख लो। ये आपको एग्जाम के 1.5 डेज में बहुत यूज होगा। आपको खुद से बात कर रहे हो ऐसा लगेगा कि आपको कोई तो बता रहा है कि यार दिस सम इज वेरी इजी, ये कोई नहीं, आप खुद ही बता रहे हो खुद को 2 महीने बाद। तो अभी लिख लो कि दिस सम इज वेरी इजी, डोंट डू तेजस डोंट डू दिस सम, ऐसा खुद से ही लिख लो, तो आपको कंफर्ट लगता है कि अरे हाँ तूने खुद ने लिखा है, तुझे इजी आता है, तो तब इजी लगा था तो अब तो आ ही जाएगा। तो एसएफएम में क्वेश्चंस पे ग्रिप होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ग्रिप इन्हीं सारी चीजों से आने वाला है, छोटी छोटी चीजें होती है, ठीक है। तो और एक छोटी सी चीज, माइन्यूट सी, कैलकुलेटर। बहुत से लोग सीए फाइनल में आ गए लेकिन फिर भी उनको कैलकुलेटर पे इतना कंफर्ट नहीं है, कैलकुलेटर के छोटे छोटे टेक्निक्स रहते हैं, शॉर्टकट्स रहते हैं, तो बहुत से लोगों को अभी भी उतना कंफर्ट नहीं है, तो उनको शर्म भी आती है अपने दोस्त से पूछने में कि अरे ये कैसे किया, इतने जल्दी कैसे किया। तो कोई बात नहीं, किसी दोस्त से अगर पूछने में शर्म आती है तो प्लीज शर्मा मत, लेकिन यू शुड बी वेल वर्स्ड विद ऑल द शॉर्टकट्स एंड ऑल द टेक्निक्स ऑफ द कैलकुलेटर, इट विल सेव एटलीस्ट 10 मिनट्स ऑफ योर्स इन योर एग्जाम। तो कैलकुलेटर पे अच्छे से ग्रिप लाओ, ये चीज इग्नोर मत करो, इग्नोर होने भी नहीं वाली है, ऑटोमेटिकली आपकी ग्रिप आ ही जाएगी पढ़ाई करते करते। लेकिन ऐसी बहुत सी चीजें होती है कि जो शॉर्टकट्स आपको नहीं पता होगा तो वो एक्सेप्ट करो कि हाँ मुझे नहीं आता है, और ज्यादा टाइम उस पर इन्वेस्ट करो भी मत, एक आधे 1 घंटे में आप सारे शॉर्टकट्स, लेकिन वो याद रख लो, शॉर्टकट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट ऑन कैलकुलेटर फॉर द एसएफएम पेपर। और एक लास्ट चीज, पता नहीं है कहना सही है कि गलत है, लेकिन जरूरत पड़े तो एसएफएम के सम रट्टा मार लो। अभी जितना भी मैंने पहले बताया वो सब एक बाजू रख देते, अभी ऐसा समझो कि ये नया वीडियो स्टार्ट हो गया है, तो मैं बोल रहा हूँ कि जरूरत पड़े और इफ टाइम ऐसा आता है कि आपको सम्स नहीं समझ में आ रहे, रट्टा ही मारना पड़ने वाला है, कॉन्सेप्ट गया भाड़ में, कॉन्सेप्ट मुझे करने में टाइम नहीं है, तो एसएफएम के सम्स रट्टा मार लो। बिकॉज बॉस देखो, अपने को कुछ भी करके पास होना है इस एग्जाम में, तो अगर आप कॉन्सेप्ट में डिटेल में घुस जाते हो, डेरिवेटिव, शॉर्ट, कॉल, लॉन्ग, पुट, कहाँ पे शॉर्ट करना है, कहाँ पे एस प्लस करना है, कहाँ पे सी प्लस करना है, ये आपके दिमाग में जा ही नहीं रहा है, बहुत कोशिश करने के बावजूद जा ही नहीं रहा है कि मैं कहाँ पे लॉन्ग ऑप्शन करूँ, कहाँ पे शॉर्ट ऑप्शन, लॉन्ग पुट, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, या फिर फॉरेक्स में कौन सा करेंसी लूँ, कौन सा बेस करेंसी है, ये कॉन्सेप्ट ही मुझे आता नहीं है। तो एट द एंड लास्ट ऑप्शन इज सम्स यू हैव टू डू रट्टा। तो ये टिप नहीं बोलूंगा, लेकिन ये टाइम आने पे सब लोग करते हैं, तो आपको भी ये करना पड़ सकता है, तो जस्ट बी रेडी, डोंट फील अशेम्ड। तो जरूरत पड़े तो सम्स रट्टा भी मार लो, कुछ सम्स, डिफिकल्ट सम्स जो आपको नहीं आते, तो रट्टा मारने में कोई शर्माने की बात नहीं है। तो मेरे हिसाब से इतना ही था एसएफएम में, एग्जाम्पशन लाने के लिए मैंने सारी इतनी चीजें की थी, और आई एम वेरी श्योर कि आपको भी एसएफएम में अच्छे मार्क्स आएंगे। एसएफएम का पैटर्न कैसे दे रहे हैं वो लोग, अभी 2 अटेम्प्ट जो हुए, लेटेस्ट अटेम्प्ट जो हुए, उसमें एसएफएम पेपर वाज कंपैरेटिवली इजी। बाय इजी आई मीन रिपीट क्वेश्चंस, द क्वेश्चंस वर नॉट इजी, इट वर रिपीटेड। तो अगर जिसने भी पढ़ाई की होगी तो उसको पेपर अच्छा गया और इजी गया, लेकिन जिसने सारे क्वेश्चंस ही नहीं किए तो उसको वो पेपर भी डिफिकल्ट गया, और उसमें भी उसको 40 के नीचे आए होंगे बहुत लोगों को इजी पेपर में।
तो अभी जो पैटर्न है वो कुछ भी हो सकता है। अभी इस अटेम्प्ट में एसएफएम का पेपर डिफिकल्ट भी आ सकता है और इजी भी आ सकता है, लेकिन ट्रस्ट में अगर पेपर बहुत डिफिकल्ट भी आता है ना, एकदम डिफिकल्ट भी आता है ना एसएफएम का पेपर, तो भी 40 मार्क्स का पेपर तो रिपीट होने वाला है। आईसीआई कभी 100 मार्क का पेपर पूरा उठा के रिपीट नहीं देने वाला है, उतना वो नए सम्स नहीं बनाने वाले, बनाएंगे भले तो भी 40 मार्क्स का तो वो रिपीट देंगे ही तुम्हें। तो 40 मार्क्स अगर आपको आपके पॉकेट में डालने हैं ना, तो यू हैव टू बी वेरी वेल वर्स्ड एंड यू शुड नो ईच एंड एवरी सम एटलीस्ट व्हाट इज प्रेजेंट इन योर बुक्स के बाहर का कुछ तो नया आउट ऑफ सिलेबस आ सकता है, लेकिन एटलीस्ट जो सम्स आपके बुक में है ना, वो तो आप 100% एक्यूरेसी के साथ करने के जाने की पूरी कोशिश करो। क्या पता उसमें से 40 मार्क्स का भी अगर आता है तो यू शुड स्कोर 40 मार्क्स, और जो डिफिकल्ट वाला पोर्शन था जिसमें नए सम्स आ गए और आप वहां गड़बड़ हो गई, तो वहां से 10-20 मार्क भी आपको आ गए 50 में से, तो भी यू कैन स्कोर वेरी गुड मार्क्स। सो प्लीज इस डर में मत रहो कि अरे कुछ नया आ गया तो, और या फिर आउट ऑफ सिलेबस आ गया तो, या फिर मैंने वो क्वेश्चंस किए ही नहीं, कहीं और सीरीज लगाई नहीं। बहुत से 100 क्वेश्चंस के अलग अलग फैकल्टीज ये बनाते हैं, कॉम्बो पैक्स बनाते हैं, तो मैंने अटेंड किया ही नहीं, या फिर मैंने वो क्वेश्चंस अभी तक देखे नहीं है। नहीं, जो मटेरियल आपके पास है, जो क्वेश्चंस आपके पास पहले से है, पहले उन पे पूरा फोकस करो। ट्राई टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग इन दोस सम्स फर्स्ट, दोस सम्स आर गोइंग टू हेल्प यू इन योर सीए फाइनल, ट्रस्ट मी। तो एसएफएम में बस इतना ही है। तो आई होप आपको ये वीडियो यूज होगा और आप ये छोटी छोटी स्ट्रेटेजीज यूज करके एसएफएम में पूरे मार्क्स अच्छे एग्जामिनेशन लाने की पूरी कोशिश करोगे। तो आई विल बी कमिंग अप विथ मोर स्ट्रेटेजी वीडियोज ऑल्सो। सो आई विश यू वेरी ऑल द बेस्ट एंड कीप स्टडिंग। बाय बाय।